बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 80 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 81 मुलाहिजा फरमाएं। वो दोनों कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए और इधर उधर देखने लगे। अहाते की दीवार के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज सुनकर शारक फाटक की तरफ लपका। वो फतेह मोहम्मद था जो दौड़ता हुआ उस तरफ आ रहा था। क्या हुआ फतेह मोहम्मद, ये गोलियों की आवाज कैसी थी? शारक ने पूछा। वो भाग रहा था, मैंने उसे गोली मार दी, फतेह मोहम्मद ने जवाब दिया। उसका सांस फूला हुआ था। कौन है, किससे गोली मार दी? शारक चौंक गया। मलक हफीज, फतेह मोहम्मद ने बताया। वो कमरे की खिड़की की सलाखें उखाड़ कर भाग रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका और मैंने उसे गोली मार दी। उसकी लाश वहां पड़ी है। शारक और नौलखा उसके साथ दौड़ते हुए खेत के करीब आ गए। मुंडीर के साथ ही खेत में मलक हफीज की लाश पड़ी थी। अकरम सियाल भी गांव से डेरे पर पहुंच गया। शारक का ख्याल था कि मलक हफीज को अकरम सियाल के इशारे पर गोली मारकर हलाक किया गया था, क्योंकि उसके ख्याल में मलक हफीज के लिए खिड़की की आईनी सलाखें तोड़कर फरार होना आसान नहीं था। लेकिन जब उसने खिड़की का जायजा लिया तो उसे अपनी राय तब्दील करनी पड़ी। खिड़की की निचली चौखट से ईंटें खोदकर सलाखें निकाल दी गई थी और वो चमचा भी खिड़की के करीब जमीन पर पड़ा हुआ था जिससे ईंटें खोद दी गई थी। और मलक हफीज के लिए खीर की प्लेट के साथ ये चमचा भी उसी कमरे में आया था जिसे मलक हफीज ने छुपा लिया था। कमरे की तामीर में ईंटों की चुनाई गारे से हुई थी, उस पर सीमेंट से हल्की सी लेप कर दी गई थी। चमचे की डंडी से ईंटें उखाड़ लेना मलक हफीज के लिए ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ होगा। फतेह मोहम्मद ने बताया था कि उसने मलक हफीज को खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा था। पहले तो उसने ललकार कर उसे रोकने की कोशिश की, मगर मलक हफीज नहीं रुका तो उसने गोली चला दी। पहली गोली खता गई। मलक हफीज इसी दौरान खेत के किनारे तक पहुंच चुका था। फतेह मोहम्मद ने गोली चला दी और इत्तफाक से मलक हफीज के सर में लगी और वो खेत में गिरते ही खत्म हो गया और अब उसकी लाश सामने पड़ी थी। अब क्या होगा सियाल साहब? शारक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। गांव देहातों में ऐसी वारदातें होती रहती हैं और पुलिस भी जमींदारों के घरों पर आती रहती है, अकरम सियाल ने कहा। कभी मामला रफा दफा हो जाता है और कभी मुकदमे चलते हैं, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। मलक हफीज एक पुलिस ऑफिसर था और पुलिस का पूरा महकमा उसकी तलाश में है। अगर उसकी लाश यहाँ से मिली तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि इस लाश को गायब कर दिया जाए और हम सब इसे भूल जाएं। हाँ, इसी में हम सब की भलाई है, शारक ने जवाब दिया। मुझे यकीन था कि तुम मेरी तजवीज से इत्तफाक करोगे, अकरम सियाल ने मुस्कुराते हुए कहा और फतेह मोहम्मद को इशारा किया। फतेह मोहम्मद लाश को उठाकर अहाते के अंदर ले गया और अहाते में एक जगह दीवार के करीब गड्ढा खोदने लगा। लाश दबाने के बाद इस जगह चबूतरा बना देना ताकि किसी को शुबह ही ना हो, अकरम सियाल ने फतेह मोहम्मद से कहा और शारक की तरफ घूम गया। ठीक है, तुम लोग आराम करो, मैं सुबह आऊंगा। वो उनसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। अकरम सियाल चला गया। नौलखा और शारक उस वक्त तक वहां खड़े रहे जब तक फतेह मोहम्मद गड्ढा खोदकर मलक हफीज की लाश को दफन नहीं कर सका। उसने गड्ढे की मट्टी बराबर की तो वो दोनों भी कमरे में आ गए। कुछ देर तक इस नई सूरत पर तबसरा करते रहे और फिर आंखें बंद कर ली। सुबह वो जल्दी उठ गए। उनके लिए सुबह का नाश्ता भी फतेह मोहम्मद ही ने तैयार किया था। नाश्ते के बाद शारक टहलता हुआ खेतों की तरफ निकल गया। बाद खेतों में मिजारे काम कर रहे थे। शारक एक आदमी के पास रुक गया। वो मुलाजिम एक खेत की मुंडीर पर खड़ा था। उसके करीब ही फावड़ा पड़ा हुआ था। उस खेत में पानी लगा हुआ था और वो मुलाजिम देख रहा था कि पानी कहां तक पहुंचा है। शारक काफी देर तक वहां खड़ा उससे बातें करता रहा और फिर टहलता हुआ मजीद आगे निकल गया। जब वो खेतों में एक तवील चक्कर काटता हुआ वापस आया तो 10 बज रहे थे। नौलखा बरामदे में कुर्सी डाले बैठा था। अब क्या प्रोग्राम है शारक बाबू? नौलखे ने उसे देखते ही पूछा। जीजा वापस आए तो प्रोग्राम बनाते हैं, शारक ने उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। और जीजा 12 बजे के करीब फैसलाबाद से वापस आ गया। हाँ भाई, फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? शारक ने पूछा। फैसलाबाद के हालात ठीक नहीं है शारक बाबू, जीजे ने जवाब दिया। सादो को तकरीबन 1 हफ्ता पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूं तो वो पहले भी कई बार पकड़ा गया था, लेकिन हर मर्तबा कुछ ले दिलाकर छूट जाता। लेकिन इस मर्तबा सूरत हाल मुख्तलिफ है। पैसा भी उसके काम नहीं आ सका। उसे बाकायदा गिरफ्तार करके चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। सिर्फ सादिक ही नहीं, इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले और भी बहुत से बंदे पकड़कर बंद कर दिए गए हैं। उनमें साईं अल्लाह रखा भी है। साईं अल्लाह रखा भी पकड़ा गया? नौलखा ये नाम सुनकर चौंक गया। हाँ जी, जीजे ने इस बात में सर हिलाया। पुलिस ने जब उसके अड्डे पर छापा मारा था तो उसने मुकाबला करने की कोशिश की थी। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें एक पुलिस वाला और एक साईं अल्लाह रखा का आदमी मारा गया। साईं अल्लाह रखा का तो अब बचना बहुत ही मुश्किल है। बेवकूफ, नौलखा बुड़बुड़ाया। उसे मैंने कई मर्तबा समझाया था कि कभी पुलिस से मुकाबला करने की कोशिश मत करना। नौलखे के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। साईं अल्लाह रखा उसका खास आदमी था। फैसलाबाद में माई दी जुग्गी वाला मुनशियात का अड्डा नौलखे ने शुरू किया था और साईं अल्लाह रखा शुरू ही से उसके साथ था। नौलखा जब शारक के साथ फैसलाबाद से लाहौर की तरफ भागा था तो नौलखे ने
अपना वो अड्डा साईं अल्लाह रखे के हवाले कर दिया था। साईं अल्लाह रखा लाहौर में भी नौलखे के पास आता रहता था। वो खुद तो पुलिस से बरसरे पैकार हो गया था, लेकिन उसने साईं अल्लाह रखे को हमेशा ये हदायत दी थी कि पुलिस से कभी तसादुम मोल ना ले, बल्कि कुछ ले दे के अपना धंधा चलाता रहे। अब तक तो वो यही कुछ करता आया था, लेकिन बिलाकर उसने पुलिस से पंगा ले ही लिया और कत्ल के केस में फंस गया। नौलखा जानता था कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन वो अपने दोस्त को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। इसका मतलब है कि हमें फैसलाबाद में रुकने की बजाय सीधा लाहौर जाना होगा, शारिक ने कहा। मेरी एक तजवीज है शारिक बाबू, नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम समीना और शाहपरी को लेकर लाहौर चले जाओ, मैं फैसलाबाद रुक जाऊंगा, नौलखे ने जवाब दिया। मैं समझ रहा हूँ तुम फैसलाबाद क्यों रुकना चाहते हो, शारिक बोला, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त तुम साईं अल्लाह रखे की कोई मदद नहीं कर सकोगे। नहीं शारिक बाबू, नौलखे ने कहा, उसकी मदद करने का यही मौका है। तुम जानते हो पैसे में बड़ी ताकत होती है, मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। उसके हाथों पुलिस का आदमी मारा गया है और पुलिस उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा क्या तुम पुलिस का सामना कर सकोगे, जबकि पुलिस को तुम्हारी भी तलाश है? कुछ भी हो शारिक बाबू, मैं साईं अल्लाह रखे को अकेला नहीं छोड़ सकता, नौलखे ने जवाब दिया। शारिक उसे काफी देर तक समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। नौलखा किसी भी सूरत में लाहौर जाने को तैयार नहीं था। वो इस बात पर बदीद था कि फैसलाबाद में रहकर साईं अल्लाह रखे को पुलिस से छुटकारा दिलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुम फैसलाबाद में रहोगे कहाँ? मेरे पास ठिकाने बहुत हैं शारिक बाबू, नौलखे ने कहा। तुम मेरा बिल्कुल फिक्र मत करो, बस तुम इन दोनों लड़कियों का ख्याल रखना। बल्कि मेरा मशवरा है कि शाहपरी को भी मेरे पास ही छोड़ जाना। चंद रोज आजादी से घूम फिर लेगी, लाहौर जाकर तो उसे आजादी से घूमने फिरने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ चंद रोज से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं लाहौर आ जाऊं तो फिर हाजी से भी निमट लेंगे, नौलखा बोला। हाँ, उससे तो हिसाब बराबर करना ही होगा, शारिक ने कहा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, तो फिर मेरा ख्याल है आज शाम को हम यहाँ से निकल जाएंगे। जीजा मेरे साथ लाहौर जाएगा, तुम फैसलाबाद बस से उतर जाना, हम उस बस पर आगे चले जाएंगे। जीजा तुम्हारे साथ जाएगा, नौलखे ने पूछा। हाँ, शारिक ने इस बात में सारी लाया। वो लाहौर में 2-3 दिन मेरे पास रहेगा, फिर उसे पैसे देकर क्वेटा रवाना कर दूंगा, ताकि वो किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त करके अपने बेटे का मुकदमा लड़ सके। ठीक है, नौलखे ने कहा। उस वक्त 2 बजने वाले थे। फतेह मोहम्मद ने उन्हें आकर बताया कि वो दूसरे कमरे में खाना लगा चुका है। वो लोग बरामदे से उठकर कमरे में आ गए। आज अकरम सियाल सुबह से नहीं आया था, ना ही खेतों में दिखाई दिया था। फतेह मोहम्मद, शारिक ने खाने के बाद कहा, तुम सियाल साहब की हवेली चले जाओ और उन्हें बता दो कि हम आज शाम से पहले पहले यहाँ से जा रहे हैं। वो दोनों लड़कियों को लेकर यहाँ आ जाएं। मैं सियाल साहब की मेजबानी का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। आज जुमेरात है जी, सियाल साहब तो दरबार गए हैं, कल शाम तक वापस आएंगे, फतेह मोहम्मद ने बताया। दरबार? शारिक ने अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ जी, फतेह मोहम्मद ने कहा। वो हर जुमेरात को सुबह सवेरे हजरत सुल्तान बाहू के दरबार चले जाते हैं और जुमे की शाम को आते हैं। ओह, शारिक इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सका। हजरत सुल्तान बाहू का दरबार जंग से चंद मील आगे था। दूर दूर से अकीदतमंद वहां आते थे। अकरम सियाल भी उनके अकीदतमंदों में शामिल था, तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। अकरम सियाल भी उनके अकीदतमंदों में शामिल था, तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी। लेकिन बात यह फतेह मोहम्मद, वो उसकी तरफ देखकर बात जारी रखते हुए बोला, जीजे से हमें जो हालात मालूम हुए हैं उनके पीछे नजर हमारा आज ही यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। अगर हम आज यहाँ से ना गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमारा जाना बहुत जरूरी है। सियाल साहब से मुलाकात ना होने का अफसोस रहेगा। तुम ऐसा करो, अभी गाँव चले जाओ और समीना और शाहपरी को यहाँ ले आओ। हम 5 बजे तक यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है जी, मैं अभी गाँव चला जाता हूँ, फतेह मोहम्मद ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद फतेह मोहम्मद गाँव की तरफ चला गया। वो तकरीबन 4:30 बजे वापस आया था। उसके साथ समीना और शाहपरी भी थी। उन दोनों ने बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए थे। समीना ने बताया कि उसने तो अकरम सियाल की बीवी के कपड़े पहने थे और शाहपरी ने उसकी बेटी के। ये कपड़े चंद रोज पहले ही सिलवा कर रखे गए थे। समीना ने तो कहा था कि उन्हें कोई इस्तेमालशुदा कपड़े दे दिए जाएं, लेकिन अकरम सियाल की बीवी बजिद थी कि वो नए कपड़े ही पहने। उन कपड़ों के साथ लैनन की चादरें भी थी। 5:15 बजे के करीब वो लोग डेरे से रुखसत हो गए। फतेह मोहम्मद कुछ दूर तक उनके साथ आया, फिर शारिक वगैरह से हाथ मिलाकर वापस चला गया। वो लोग खेतों के दरमियान पगडंडियों पर होते हुए सड़क पर पहुंचे तो 6 बजने वाले थे। उस जगह सामने की तरफ से एक कच्ची सड़क भी उस हाईवे से आकर मिलती थी। जंग शहर उस जगह से बाईं तरफ तकरीबन 4 मील के फासले पर था। वो लोग बस के इंतजार में सड़क पर खड़े रहे। आधा घंटा गुजर गया। इसी दौरान कई बसें वहां से गुजरी थी, मगर वो सब की सब फैसलाबाद जाने वाली थी। एक बस लाहौर की थी, लेकिन उसमें कोई सीट खाली नहीं थी। फैसलाबाद की बस पर वो बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि फैसलाबाद से बस तब्दील करनी पड़ती। 7 बज गए। लाहौर जाने वाली तमाम बसें भरी हुई थी। मिलाकर वो फैसलाबाद ही की बस पर बैठ गए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो फैसलाबाद पहुंच गए। नौलखा और शाहपरी नडवाले अड्डे पर ही उतर गए।
क्योंकि उन्हें गुलबर्ग की तरफ जाना था। शारिक वगैरह को लारी अड्डे पर उतरते ही लाहौर की बस मिल गई जो अपने स्टैंड से निकल रही थी। शारिक और समीना एक ही सीट पर बैठे थे और दूसरी सीट पर जीजा। समीना ने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि उसका चेहरा तकरीबन छुप गया था। शारिक सर झुकाए हुए था जैसे वो ऊँग रहा हो। फैसलाबाद में उसके लिए खतरा था। अगर उन दोनों में से किसी एक को भी पहचान लिया जाता तो गड़बड़ हो सकती थी। फैसलाबाद शहर से निकल आने के बाद भी काफी देर तक शारिक सर झुकाए ऊँगता रहा। मानावाला के करीब पहुंचकर समीना ने उसे कूनी से टोका मारा तो वो संभल कर बैठ गया। क्या बात है? शारिक ने समीना की तरफ देखा। कुछ नहीं, सीधे होकर बैठ जाओ, समीना ने कहा। शारिक खिड़की की तरफ बाहर देखने लगा। सड़क के दोनों तरफ आबादी थी। बस जैसे ही रुकी हाकरों ने यलगार कर दी। एक दो हाकर बस के अंदर भी घुस आए थे जिन्हें कंडक्टर ने डांट टपट कर बस से उतार दिया। बस मानावाले के स्टॉप पर सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकी थी और फिर उसका सफर दोबारा शुरू हो गया। शारिक गर्दन घुमा घुमा कर बस के मुसाफिरों को देख रहा था। अगरचे अभी 10:30 ही बजे थे लेकिन बहुत से मुसाफिर ऊँग रहे थे। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। गहरी तारीकी थी। कहीं कहीं दूर कोई रोशनी नजर आ जाती थी। शेखुपुरे के स्टॉप पर बस तकरीबन 5 मिनट रुकी। यहाँ 2 मुसाफिर उतरे और 2 सवार हुए। बस से उतरकर वो तेज तेज चलते हुए शेरावाला गेट की तरफ सर कलर रोड पर आ गए। उन्हें फौरन ही टैक्सी मिल गई। चुबुर्जी शारिक ने टैक्सी में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, मीटर से 10 रुपए ज्यादा होंगे सर जी। ड्राइवर ने कहा, दे देंगे यार, शारिक ने जवाब दिया। टैक्सी हरकत में आ गई और सर कलर रोड पर शाही कला और मीनारे पाकिस्तान के करीब से होती हुई दाता दरबार की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगी। दाता दरबार और बाटी चौराहे से दाईं तरफ मुड़ते हुए ट्रैफिक जाम होने की वजह से टैक्सी रुक गई। जिस जगह उनकी टैक्सी रुकी थी उसके ऐन सामने सड़क के दूसरी तरफ वो दुकान थी जो कानूनी तौर पर अब भी शारिक की मलकियत थी। दुकान बंद पड़ी थी। दाईं तरफ पान, सिगरेट, चाय, हलीम और इस किस्म की छोटी छोटी लातादाद दुकानें थी। उन दुकानों के लोग भी शारिक को पहचानते थे। उनकी नजरों से बचने के लिए शारिक ने सर झुका रखा था। तकरीबन 5 मिनट बाद ट्रैफिक क्लियर हुआ तो टैक्सी हरकत में आ गई। आगे चलकर पता चला कि एक वैगन ने तांगे को टक्कर दे मारी जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक गया था। 2-3 मोड़ घूमने के बाद टैक्सी पार्क के साथ उस सड़क पर दौड़ने लगी जो सीधी चुबुर्जी की तरफ चली गई थी। पार्क खत्म होने के बाद चुबुर्जी से पहले शारिक ने टैक्सी रुकवा ली। किराया अदा किया और वो चारों नीचे उतर आए। सड़क पार करके नाले की पुलिया उबूर करने के बाद वो उस छोटी सड़क पर आ गए जहाँ से शाम नगर का इलाका शुरू हो जाता था। उस सड़क पर एक रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकान और 2 सिगरेट के कैबिन खुले हुए थे। हलवाई की दुकान के सामने पहुंचकर 2-3 ओबाज किस्म के लड़के बैठे हुए थे। समीना को देखकर उनमें से एक ने हल्की सी सीटी बजाई। शारिक ने एक नजर घूर कर उस लड़के की तरफ देखा लेकिन रुका नहीं। रेस्टोरेंट से थोड़ा ही आगे वो एक गली में घूम गए और फिर उस गली में आ गए जहाँ शारिक का वो मकान था जिसके बारे में समीना के अलावा और किसी को इल्म नहीं था। वो मकान के सामने रुक गया। आहनी गेट के ऊपर हाथ डालकर उसने अंदर का कुंडा खोल दिया और गेट खोलकर वो अंदर दाखिल हो गए। शारिक बरामदे में खड़ा चलने में इधर उधर देखता रहा। फिर ऊपर की चौखट पर कुछ टटोलने लगा। चाबी उसी जगह मौजूद थी जहां तवील अरसा पहले उसने रखी थी। उसने टटोल कर ताला खोला और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा बंद करने के बाद ही शारिक ने बत्ती जलाई। शारिक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो तवील अरसे बाद यहाँ आया था। समीना ने भी चादर उतार दी। उसके चेहरे पर भी कुछ अजीब से तासरात ऊपर आए थे। इस मकान से उसकी बड़ी यादें वाबस्ता थी। जब वो पहली मरतबा फैसलाबाद से लाहौर आई थी तो शारिक के साथ इस मकान में आई थी। उस रात को वो कभी नहीं भूल सकती थी जो उसने शारिक के साथ एक ही बिस्तर पर गुजारी थी। उस रात का एक एक लम्हा उसे याद था। वो सारा मंजिर फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमता चला गया। शारिक आगे बढ़ गया और कमरों की बत्तियां जलाता चला गया। हर चीज पर गर्द की तह जमी हुई थी। सफाई करने के लिए पूरा दिन दरकार था लेकिन इस वक्त भी वो यही कर सकते थे कि सोने के लिए बिस्तर वगैरह झाड़ लें और सुबह पूरे घर की सफाई करें। और थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरों में बिस्तर वगैरह झाड़ने लगे। शारिक चादर झाड़ रहा था कि बाहर के गेट पर दस्तक की जोरदार आवाज उभरी। शारिक और समीना उछल पड़े और मानीखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस दौरान दस्तक की आवाज फिर उभरी। इस मर्तबा दरवाजा ज्यादा जोर से धड़धड़ाया जा रहा था। दस्तक का ये अंदाज देखकर समीना का दिल उछलकर हल्के में आ गया। उसने शारिक की तरफ देखा। शारिक ने इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए शारिक के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। दरवाजे पर धड़धड़ाहट की आवाज सुनकर समीना के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी थी जबकि जीजा कुछ कंफ्यूज सा दिखाई दे रहा था। एक लम्हे के लिए तो शारिक के चेहरे का भी रंग मुतगय्यर हो गया लेकिन उसने फौरन ही अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पा लिया। उसने जीजे और समीना को एक तरफ हट जाने का इशारा किया और खुद बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसी दौरान दरवाजा एक बार फिर जोर से धड़धड़ाया गया। शारिक दरवाजे के करीब रुक गया। उस वक्त उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं था।
बाहर जो कोई भी था वो मुसल्ला भी हो सकता था, लेकिन शारिक ने किसी ऐसी सूरत से निमटने का भी तरीका सोच लिया। वो दरवाजे के एक तरफ हटकर खड़ा हो गया और कुंडे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कदरे ऊंची आवाज में बोला, कौन है? दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? बाहर से एक भारी आवाज सुनाई दी। शारिक ने कुंडा हटा दिया और दरवाजे का पट खोलकर फुर्ती से एक तरफ हट गया। उसका ख्याल था कि जो कोई भी होगा अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसे गिरफ्त में वो ले लेगा, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ तो वो सामने आ गया। उसका पड़ोसी एक और आदमी के साथ दरवाजे के सामने खड़ा था। उनमें एक के हाथ में आखी थी और दूसरे के हाथ में लाठी। मलक साहब आप? शारिक अपने पड़ोसी की तरफ देखते हुए बोला, खैरियत? ओह आप हैं? शारिक के पड़ोसी मलक के मुंह से भी गहरा सांस निकल गया। माफ करना भाई, मैं समझा था कोई चोर वगैरह ना हो। किसी चोर को इस घर से क्या मिलेगा मलक जी, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या जरूरत है जी, मलक साहब ने कहा। आपकी अदम मौजूदगी में आपके घर की देखभाल हमारा फर्ज है जी। महंगाई का जमाना है जी, कोई मामूली सी चीज भी चोरी हो जाए तो दोबारा खरीदना बनाना बड़ा मुश्किल होता है जी। वैसे इस मर्तबा आप कोई लंबे ही चले गए थे। जी हाँ, मैं मुल्क से बाहर चला गया था, शारिक ने जवाब दिया। और जी मेरे लिए कोई खिदमत, खाना, चाय वगैरह? मलक बोला। बहुत शुक्रिया मलक जी, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खाना तो हम खा कर ही आए हैं, चाय की इस वक्त तलब नहीं। इस वक्त तो सोने को दिल चाह रहा है, लंबे सफर ने बुरी तरह थका दिया है। अच्छा जी आप आराम करें, सुबह मुलाकात करेंगे, मलक ने कहा और शारिक से हाथ मिलाकर वापस मुड़ गया। वो दूसरा आदमी उस गली का चौकीदार था। शारिक उसे पहले भी कई मर्तबा देख चुका था। शारिक को यह मकान लिए हुए काफी अरसा गुजर चुका था, मगर वो यहाँ कम ही आता था। पड़ोस में रहने वाले मलक साहब से सिर्फ 2-3 बार ही मुलाकात हुई थी, वो भी आते जाते दरवाजे के सामने। मलक अच्छा आदमी था और शारिक को भी शरीफ ही समझता था। मलक के जाने के बाद शारिक दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। समीना भी कमरे से निकल आई। कौन था? उसने सवालिया निगाहों से शारिक की तरफ देखा। पड़ोसी था, शारिक ने कहा। वो समझा था शायद कोई चोर गुस्सा आया। मैं तो डर ही गई थी, समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। जीजा भी दूसरे कमरे से निकल कर आ गया। वो लोग कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर अपने काम में मसरूफ हो गए। समीना ने फ्रिज साफ करके ऑन कर दिया ताकि सुबह तक थोड़ी बहुत कूलिंग हो जाए और उसमें कुछ चीजें रखी जा सके, क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें अभी 1-2 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है जीजे, शारिक ने जीजे की तरफ देखते हुए कहा। हमें तो नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, अब सुबह देखेंगे। अच्छा जी, जीजे ने कहा और दूसरे कमरे में घुस गया। शारिक और समीना अपने कमरे में आ गए। शारिक ने दरवाजा भीड़ दिया और वो दोनों पलंग पर लेट गए, लेकिन नींद इनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर सोच रहे थे। समीना अपने माँ बाप के घर से कितना करीब थी, ज्यादा से ज्यादा 1 फरलांग का फासला होगा, लेकिन ज़हनी तौर पर वो उनसे इतना दूर हो चुकी थी कि यह फासला तय करना हम मुमकिन नजर नहीं आता था। इसने किस तरह अपने माँ बाप को जलीलो रुसवा किया था। उसके बाद वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि माँ बाप उसे माफ कर देंगे, लेकिन जाहिर है वो अपने माँ बाप की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सकती थी। दूसरी तरफ शारिक भी कुछ ऐसी बातें सोच रहा था। यह महज इत्तेफाक था कि उस वक्त उसके ज़हन में भी समीना के हवाले से कुछ ऐसी बातें आ रही थी। समीना एक शरीफ लड़की थी, उसे रास्ते से भटकाने और जराइम की दलदल में धकेलने वाला वही था। अगर उस रोज फैसलाबाद में पुलिस से बचने के लिए वो इत्तेफाक से समीना के मकान में ना कूदता तो आज समीना उसके साथ ना होती। वो एक बाइज्जत बावकार पेशे से वाबस्ता थी और उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अगर शारिक उसे खराब ना करता तो आज भी उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता, लेकिन शारिक ने उसे रास्ते से भटका दिया। यही सब कुछ सोचते हुए बिलाकर शारिक की आंख लग गई। सुबह जब शारिक की आंख खुली तो 9 बज चुके थे। समीना और जीजा उससे पहले ही जाग चुके थे। समीना ने जीजे को भेजकर बाजार से नाश्ते का सामान मंगवा लिया। जीजा तो नाश्ता कर भी चुका था। समीना शारिक के इंतजार में बैठी हुई थी। शारिक उठकर बाथरूम में चला गया और समीना नाश्ता तैयार करने लगी। जीजे तुम्हें एक काम करना है, शारिक ने नाश्ते के दौरान जीजे की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हें एक पता समझा रहा हूँ, वहां चले जाओ, शारिक ने कहा और फिर उसे इकबाल टाउन वाले मकान का पता समझाने लगा। मासी जी से कहना मैं और समीना रात को आएंगे। ठीक है जी, मैं अभी जा रहा हूँ। जीजा फौरन उठकर खड़ा हो गया। उसके जाने के बाद शारिक और समीना बातें करने लगे। जाहिर है बातों के अलावा उनके पास करने को कुछ और था भी नहीं। उनका ख्याल था कि जीजा दोपहर तक वापस आ जाएगा। दोपहर का वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरा। समीना ने सुबह जीजे से सब्जी गोश्त वगैरह भी मंगवा लिया था। उसने सालन तैयार कर लिया और इस इंतजार में थी कि जीजा आए तो तंदूर से रोटियां मंगवा ली जाएंगी। 3 बज गए, जीजा अभी तक नहीं आया था। समीना परेशान थी। उसकी छठी से उसे किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी, लेकिन शारिक मुतमईन था। उसका ख्याल था कि माँ जी ने जीजे को रोक लिया होगा या वो अपने किसी काम से कहीं और चला गया होगा। 3 बजे के करीब वो खुद जाकर तंदूर से रोटियां ले आया। वो दोनों खाना खा ही रहे थे कि जीजा भी पहुंच गया। उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। क्या बात है जीजे, कहाँ गायब हो गए थे और तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बड़ी गड़बड़ हो गई है शारिक बाबू, जीजे ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कैसी गड़बड़? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा।
वैसे जीजे की सूरत देखते ही उसने महसूस कर लिया था। आपकी रजिया बहन और माँ जी तो उस घर में नहीं है जी। जीजा बोला, क्या कह रहे हो, कहीं गलत पते पर तो नहीं चले गए? शारिक ने उसे घूरा। नहीं जी, मैं तो ठीक ही पते पर पहुंचा था। जीजा मकान की निशानियां बताने लगा। वहां तो कोई और ही रहता है, कोई चौधरी अशरफ है। उसने बताया था कि ये मकान उसने 2 महीने पहले खरीदा था और उनसे पहले जो औरतें वहां रहती थी वो कहीं और चली गई हैं। ये कैसे हो सकता है? शारिक बोला, मकान रजिया के नाम था, वो उसे फरोख्त नहीं कर सकती। चौधरी अशरफ ने मकान रजिया से नहीं हाजी से खरीदा था। क्या? शारिक उछल पड़ा। मैंने पड़ोसियों से भी मालूम किया था जी, जीजे ने कहा। उनका कहना है कि तकरीबन 2 महीने पहले हाजी के गुंडों ने जबरदस्ती उनसे मकान खाली करवाया था। उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, किसी को भी पता नहीं कि वो कहाँ गई हैं। शारिक का खून खोल गया, उसके दिमाग में धमाके होने लगे। उसने खाने से हाथ खींच लिया। समीना ने भी खाना छोड़ दिया। मुझे तो सुबह ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था, समीना ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा। अगर हाजी ने ऐसी कोई हरकत की है तो बाखुदा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शारिक ने दांत बीते हुए कहा, लेकिन उससे पहले सूरत-ए-हाल मालूम करनी पड़ेगी और ये मालूम करना होगा कि रजिया और माँ जी कहाँ हैं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर जीजे की तरफ देखते हुए बोला, तुम कोयटा कब जाओगे अपने बेटे की जमानत कराने के लिए? मैं अब कोयटा नहीं जाऊंगा जी, जीजे ने कहा। इस सूरत-ए-हाल में आप लोगों को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ जी? नहीं जीजे, शारिक ने कहा, इस मामले से हम खुद ही निपट लेंगे। तुम कल सुबह कोयटा चले जाओ। अभी खाना खाकर तुम रेलवे स्टेशन जाकर मालूम करो कि कोयटा के लिए ट्रेन किस वक्त जाती है। वापसी पर अनारकली चले जाना। मैंने खाना खा लिया था जी, आप काम बताएं, जीजा बोला। अनारकली की एक गली में एक छोटा सा होटल है, शारिक ने कहा, और फिर उसे होटल का पता और सोहेल के बारे में बताने लगा। आखिर में वो बोला, सोहेल को अपने साथ लेकर आना, अगर वो मौजूद ना हुआ तो उसका इंतजार कर लेना। ठीक है जी, मैं उन्हें साथ लेकर आऊंगा, जीजा कहता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद वो दोनों कुछ देर के लिए खामोश बैठे रहे। फिर समीना ने खाने के बर्तन समेटकर किचन में रख दिए और दोबारा शारिक के पास आ गई। हाजी की अब मौत आ ही गई है, वो मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच सकेगा, शारिक हथेलियां बीते हुए बोला और उठकर अपने कमरे में आ गया। समीना भी उसके पीछे ही कमरे में चली आई। शारिक कुछ देर तक कमरे में खड़ा रहा, फिर उसने आगे बढ़कर अलमारी का दरवाजा खोला और उसके अंदर हाथ डालकर दाईं तरफ लगा हुआ एक छोटा सा कुंडा खींच लिया। अलमारी अपनी जगह पर घूम गई और दीवार में एक खला सा पैदा हो गया। उस खला में भी अलमारी की तरह एक खाना बना हुआ था। शारिक ने खुफिया मैकेनिज्म के जरिए ये खाना भी खोल दिया। समीना उसके पीछे खड़ी हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। वो शारिक के साथ कई मरतबा यहाँ आ चुकी थी, लेकिन शारिक ने अलमारी के पीछे उस खुफिया खाने के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। उस खुफिया खाने में स्याह रंग का एक ब्रीफ केस रखा हुआ था। शारिक ने वो ब्रीफ केस निकालकर पलंग पर रख दिया और समीना की तरफ देखने लगा। ये क्या है? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैंने किसी हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए ये ब्रीफ केस यहाँ छुपा रखा था और मेरे ख्याल में अब इसकी जरूरत पड़ गई है, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ब्रीफ केस खोलने के लिए उसके नंबर मिलाने लगा। उसने जैसे ही ढकना उठाया तो समीना की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ब्रीफ केस खासा बड़ा था, उसमें सबसे ऊपर हीरवन की थैलियां रखी हुई थी। उन थैलियों के नीचे क्या था ये अभी उसे पता नहीं चल सका। अलबत्ता ब्रीफ केस की जेबों में नोटों के बंडल नजर आ रहे थे। शारिक ने 4-5 बंडल निकालकर पलंग पर रख दिए और हीरवन के पैकेट उठाकर बाहर रखने लगा। उनके नीचे भी नोटों के बंडल थे। शारिक ने वो तमाम बंडल भी निकाल लिए। उनके नीचे से बरामद होने वाली चीज देखकर समीना की आंखें हैरत से फैलती चली गई। वो पिस्तौल था। समीना जब से शारिक के साथ जराइम की इस दलदल में फंसी थी, उसने कई इकसाम के पिस्तौल और रिवाल्वर देखे थे, लेकिन इस किस्म का पिस्तौल उसने पहली मर्तबा देखा था। वो आम पिस्तौलों से बहुत मुख्तलिफ था। उसकी नाल आगे को निकली हुई थी और उसमें डबल मैगजीन इस्तेमाल होता था। एक मैगजीन आम पिस्तौलों की तरह बट के अंदर उसमें 7 गोलियां आती थी और दूसरा मैगजीन बट के आगे फिट किया जा सकता था, उसमें 28 गोलियां आती थी। वो मैगजीन भी पिस्तौल के साथ ही रखा हुआ था और उसके साथ ही साइलेंसर भी रखा हुआ था, जिसे बवक्ते जरूरत फिट किया जा सकता था। ये कैसा पिस्तौल है? समीना ने पूछा। किसी भी पिस्तौल या रिवाल्वर की गोली लगने के बाद जख्मी को बचाया जा सकता है, बशर्ते कि गोली दिल में ना लगी हो, लेकिन इस पिस्तौल की गोली लगने के बाद किसी का जिंदा बच जाना मुमकिन नहीं, ख्वाह गोली जिस्म के किसी हिस्से में भी लगे। शारिक ने कहते हुए पिस्तौल उठा लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। कोई खास वजह? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। इसकी गोली जिस्म में दाखिल होने के बाद फट जाती है और ना सिर्फ जिस्म के अंदरूनी हिस्से बल्कि बैरूनी हिस्से के भी पर खचे उड़ा देती है और दुनिया का कोई भी डॉक्टर जिस्म के उन चित्रों को नहीं जोड़ सकता, शारिक ने बताया। हैरत अंगेज। समीना ने कहते हुए उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगी। हाजी के लिए इसकी एक ही गोली काफी होगी, लेकिन इसकी सारी गोलियां उसके गंदे जिस्म में उतारूंगा। उसकी लाश इस तरह बिखर जाएगी कि उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा, शारिक ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह नफरत थी। उसने पिस्तौल का फाजिल मैगजीन और साइलेंसर भी बाहर निकाल लिया और नोटों के बंडल और हीरोइन के पैकेट दोबारा ब्रीफ केस में भरने लगा। उसने नोटों के चंद बंडल बाहर ही रहने दिए थे,
फिर ब्रीफकेस बंद करके उसे दोबारा खुफिया खाने में रखकर अलमारी बंद कर दी। उसने अलमारी का मैकेनिज्म समीना को भी समझा दिया था। एक बात ध्यान में रखना समीना, शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, हमने अब तक बड़े बड़े खतरनाक लोगों का मुकाबला किया है। माजे गुज्जर जैसे आदमी के गिरोह का कला कमा किया है। अब हमारा मुकाबला हाजी जैसे आदमी से है। हाजी दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी है। ये तो तुमने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि उसका गिरोह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उससे पंगा लेने के बाद ये दुनिया हमारे लिए बहुत तंग हो जाएगी और हमें दुनिया के किसी मुल्क में पनाह नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने तय कर लिया कि उसे जिंदा नहीं छोड़ना। उसने ना सिर्फ हमें धोखे से मरवाने की कोशिश की थी, बल्कि रजिया और अम्मा को भी एक बार फिर दर बदर होना पड़ा। खुदा जाने वो इस वक्त कहाँ होंगी और किस हाल में होंगी। मेरा दिल कहता है वो दोनों खैरियत से होंगी। लेकिन समीना बात करते करते एक लम्हे को रुकी, फिर बोली, लेकिन अगर उन दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो उसका इंतकाम हाजी से मैं लूंगी। सोहेल से सही सूरत का पता चलेगा, शारिक ने कहा। उसके आने के बाद ही कुछ सोचा जाएगा। समीना जवाब में खामोश रही। शारिक ने पिस्तौल में बड़ा मैगजीन और साइलेंसर भी फिट कर दिया और उसे बेड के मैट्रेस के नीचे छुपा दिया। मजंग वाले अड्डे पर राजा को छोड़कर गए थे ना, समीना ने पूछा। हाँ, शारिक ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि हाजी ने वहां भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की होगी। आज रात में उसके बारे में भी मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। वो दोनों देर तक मजंग वाले अड्डे के बारे में बातें करते रहे। मजंग वाला अड्डा ही वो जगह थी जो उनका मजबूत गढ़ थी। शारिक ने अगरचे तय कर लिया था कि अब वो हिरवन के धंधे की मुखालफत करेगा और अपने तमाम अड्डे खत्म कर देगा, लेकिन मदंग वाला अड्डा अब भी उसके लिए बड़ी अहमियत रखता था। वो यहाँ बैठकर अपने मंसूबे पर अमल कर सकता था। शाम का अंधेरा फैल गया और जीजा भी लौट कर नहीं आया था। एक मरतबा तो शारिक ने सोचा कि वो बाहर जाकर किसी जगह से सोहेल को टेलीफोन करे, लेकिन इस ख्याल को उसने जहन से झटक दिया। वो दूसरों की नजरों में नहीं आना चाहता था। रात 9 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गए। शारिक कमरे से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे के सुराग से झांक कर देखा। उस मकान के ऐन सामने सड़क पर लगे हुए खंबे पर बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में गेट के अंदर की तरफ खड़ा हुआ सोहेल साफ नजर आ रहा था, जबकि जीजा दरवाजे के करीब खड़ा था। शारिक ने दरवाजा खोल दिया। जीजा और उसके पीछे सोहेल भी अंदर आ गया। सोहेल शारिक से इस तरह मिला जैसे बरसों से बिछड़े हुए हों। हालांकि उनकी आखिरी मुलाकात तकरीबन 3 महीने पहले हुई थी। वो दोनों कमरे में आ गए जहां समीना भी खड़ी थी। कुछ देर तक एक दूसरे के बारे में पूछते रहे। फिर शारिक जल्दी असल मौजू पर आ गया। रजिया और माँ जी कहाँ हैं और किस साल में हैं? उनके साथ जो कुछ भी हुआ तफसील से बताओ, शारिक ने कहा। उनके साथ तो वाकई बहुत ज्यादती हुई, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सका, सोहेल ने जवाब दिया। मैं तफसील जानना चाहता हूँ, शारिक बोला। तुम्हारे जाने के तकरीबन 1 महीने बाद माँ जी मेरे पास आई थी, सोहेल कहने लगा। वो बेहद परेशान थी। उन्होंने बताया कि हाजी ने फोन पर उन्हें धमकी दी है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मकान खाली कर दे, क्योंकि वो मकान उसने किसी और के हाथ फरोख्त कर दिया है और 1 हफ्ते बाद वो इस मकान का कब्जा लेने के लिए आ जाएगा। अगर मकान खाली ना किया गया तो उनका सामान उठाकर फेंक दिया जाएगा। हाजी ने माँ जी की कोई बात नहीं सुनी थी और फोन बंद कर दिया। मैंने हाजी से मिलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। फिर मैंने रजिस्ट्रार के दफ्तर से मालूमात हासिल की तो ये इंकिशाफ हुआ कि हाजी के पास रजिया की तरफ से उस मकान की नाकाबिले तनसीख पावर ऑफ अटार्नी मौजूद है और वो इसकी रूह से ये मकान फरोख्त कर सकता है, जबकि रजिया का ये कहना है कि उसने किसी को पावर ऑफ अटार्नी नहीं दी। वो मकान तुम्हारी मौजूदगी में उसके नाम ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद रजिया ने किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए। मैं रजिया और माँ जी को लेकर पुलिस स्टेशन भी गया था ताकि उस धोखाधड़ी पर हाजी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा सके, लेकिन हाजी का नाम सुनकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान एक रात हाजी के चंद गुर्गे मेरे रेस्टोरेंट में घुस आए और तोड़ फोड़ करने के बाद मुझे धमकी दी कि मैं उस मकान वाले मामले से अलग रहूं। बसूरत दीगर मेरे होटल को भी आग लगा दी जाएगी। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद हाजी के चंद गुर्गे मकान पर पहुंच गए। उनके साथ पुलिस वाले भी थे। उन्होंने रजिया और माँ जी को घर से निकाल दिया और सामान भी उठाकर बाहर फेंक दिया, बल्कि बेशतर सामान तो वो ट्रक पर लाद कर ले गए। माँ जी और रजिया यहाँ मेरे पास आ गई। वो 1 रात मेरे पास ही रही। फिर मैंने उन्हें गुलशन रावी में अपने एक दोस्त के घर पहुंचा दिया। इसी दौरान मैंने कानून की मदद हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। हाजी को पता चल गया था कि रजिया और माँ जी कहाँ हैं। उसके गुंडे वहां भी उन्हें परेशान करते रहे। मैंने उन्हें वहां से भी हटा दिया। अब वो कहाँ हैं? शारिक ने पूछा। सोहेल की बातें सुनकर उसका खून खोल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि अभी उठकर जाए और हाजी का जिस्म छीलनी कर दे। मैंने अपने एक दोस्त के तवस से चाह मीरा में एक मकान किराए पर हासिल कर लिया था और उन्हें चोरी छप्पे वहां मुंतकिल कर दिया। मैंने रजिया को भी सख्ती से मना कर दिया था कि वो कुछ अरसा तक यूनिवर्सिटी ना जाए। घर से बाहर निकलने के लिए वो बुर्का इस्तेमाल करे। हाजी के गुर्गे उन दोनों को तलाश करते रहे, लेकिन कामयाब ना हो सके। मैं भी उन दोनों से नहीं मिलता क्योंकि हाजी के बंदे मेरी भी निगरानी कर रहे हैं। टेलीफोन पर दिन में 1-2 मरतबा उनसे बात कर लेता हूँ। माँ जी को इस बात का बहुत सदमा पहुंचा है। वो मुसलसल बीमार रहने लगी हैं। तो क्या अब भी तुम्हारी निगरानी जारी है? शारिक ने पूछा। हाँ, सोहेल ने इस बात में सर हिलाया।
तुम्हारे ये बंदा जब मेरे होटल पहुंचा तो मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। मैं तकरीबन 1 घंटे बाद आया और अब से तकरीबन 1 घंटा पहले उसके साथ वहां से निकलते वक्त मैंने इस बात का खास ख्याल रखा था कि किसी की नजरों में ना आने पाऊं। वैसे मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक मेरे पीछे कोई नहीं आया। तुम हाजी को नहीं जानते, शारिक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ तक ताकुब किया गया हो और तुम्हें पता ना चला हो, लेकिन बहरहाल मैं अभी और इसी वक्त माँ जी और रदिया से मिलना चाहता हूँ। तुम्हें साथ जाने की जरूरत नहीं, मुझे पता समझा दो, मैं पहुंच जाऊंगा। वो सारा इलाका मेरा देखा भाला हुआ है। मीरा साहब के दरबार के पिछली तरफ दूसरी गली में है वो मकान, सुहेल ने कहा, और वो मकान नंबर भी बता दिया। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, शारिक ने कहा। और मदंग की तरफ से कोई खबर है? ज्यादा नहीं, लेकिन सुना है हाजी ने तुम्हारे मदंग वाले अड्डे पर अड्डे वाले एक आदमी को उठाकर अपने गुर्गों से उसकी पिटाई करा दी। उसकी दोनों टांगों और दोनों बाजुओं की हड्डियां तोड़ दी गई हैं और वो म्यू हॉस्पिटल में मफलूज पड़ा है, सुहेल ने कहा। राजा की बात तो नहीं कर रहे? शारिक ने पूछा। हाँ, शायद यही उसका नाम है, सुहेल ने जवाब दिया। और रदिया की गाड़ी का क्या हुआ? ये बात सुहेल से समीना ने पूछी। वो गाड़ी भी हाजी ने छीन ली थी, सुहेल ने कहा। इखराजात के लिए अगरचे रदिया के अकाउंट में खासी रकम मौजूद है, लेकिन वो हाजी के डर से बैंक का रुख भी नहीं करती। इखराजात के लिए मैं उन्हें रकम भिजवा देता हूँ। ठीक है, शारिक गर्दन हिलाते हुए बोला। अब तुम जाओ, तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से निकलूंगा और तुम दोबारा यहाँ मत आना। जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही तुमसे राब्ता कर लूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, सुहेल कहते हुए उठ गया। सुहेल के जाने के बाद शारिक जीजे की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुमने ट्रेन का मालूम किया? हाँ जी, जीजे ने सर हिलाया और ट्रेन के बारे में बताने लगा। ठीक है, शारिक ने तकिए के नीचे से नोटों के 3 बंडल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये 3 लाख रुपए हैं। तुम कल ही क्वेटा रवाना हो जाओ और अपने बेटे के लिए किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त करो। कल जाने से पहले सुहेल से मिलकर जाना। कोई बात हुई तो वो तुम्हें बता देगा। अगर मजीद पैसों की जरूरत हुई तो सुहेल को फोन कर देना, पैसे तुम्हें पहुंच जाएंगे। और हाँ, हम भी अभी जा रहे हैं, रात को हमारी वापसी नहीं होगी। तुम सुबह जब यहाँ से निकलो तो चाबी दरवाजे की चौखट के ऊपर रख देना। शारिक उसे चाबी की जगह के बारे में बताने लगा। मैंने अपना इरादा बदल लिया है शारिक बाबू, जीजे ने कहा। क्या मतलब? शारिक ने उसे घूरा। मैं तुम्हें इन हालात में छोड़कर नहीं जा सकता, जीजे ने कहा। देखो मेरे भाई, शारिक ने उसे समझाने वाले लहजे में कहा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा दर्द सर है, मैं इसे निमट लूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे बेटे के लिए किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त ना हो सका तो उसे फांसी हो जाएगी। तुम हमारी फिक्र मत करो और कल क्वेटा के लिए निकल जाओ। शारिक बहुत देर तक उसे समझाता रहा और बिलाखिर रात 11 बजे के करीब वो समीना के साथ घर से निकल आया। उसने नोटों की 2 गड्डियां जेबों में ठूंस ली और पिस्तौल कमीज के नीचे पैंट में उड़स लिया। कमीज उसने बाहर निकाल ली, इस तरह पिस्तौल छुप गया था। समीना ने भी चादर ओढ़ रखी थी। सड़क पर आते ही उन्हें एक रिक्शा मिल गया। शारिक ने ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने को कहा और रिक्शा हरकत में आ गया। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने रिक्शा छोड़ दी और सीढ़ियां चढ़कर पुल उबूर करके स्टेशन के दूसरी तरफ जीटी रोड पर आ गए। यहाँ कई तांगे खड़े थे। ज्यादातर तांगे बागबानपुरा जाने के लिए तैयार थे। शारिक इधर उधर देखते हुए सड़क पार करके दूसरी तरफ एक तंग सी सड़क के मोड़ पर आ गया। चादर में लिपटी हुई समीना भी उसके साथ थी। सुल्तानपुरा और तेजाब आते के मोड़ और घोड़े शाह से होती हुई ये सड़क भी बागबानपुरा की तरफ चली गई थी। शारिक समीना को इशारा करता हुए एक तांगे में बैठ गया। तांगे वाला घोड़े शाह की आवाज लगा रहा था। शारिक ने उसे इशारा किया तो कोचवान अपनी सीट पर आ गया और घोड़े को हाँक दिया। तेजाब आते के मोड़ पर शारिक ने तांगा रुकवा लिया। यहीं से एक रास्ता चाह मीरा की तरफ जाता था। तांगे वाले को पैसे देने के बाद वो दोनों उस रास्ते पर चल पड़े। इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे और रास्ते पर ज्यादा आमदोरफ्त नहीं थी। उसके बावजूद शारिक मोहतात निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। घर से निकलने के बाद से अब तक उसने इस बात का खास ख्याल रखा था कि उनकी निगरानी तो नहीं हो रही, लेकिन अब तक कोई ऐसा शख्स नजरों में नहीं आया था जिस पर किसी किस्म का शुबा किया जा सकता हो। उसी रास्ते पर कुछ आगे जाकर मीरा साहब का दरबार था। शारिक सीधा जाने की बजाय बाईं तरफ एक गली में मुड़ गया। इस तरह वो दरबार के पिछली तरफ निकल आए। सुहेल का बताया वो नंबर शारिक को याद था। हर गली के कोने वाले मकान पर गली का नाम और नंबर लिखा था। गलियों में कहीं कहीं बिजली के खंभे तो थे, लेकिन बल्ब किसी किसी खंभे पर ही था। गलियां नीम तारीख और सुनसान पड़ी थी। इन गलियों में उन्हें अभी तक कोई इंसान नजर नहीं आया था। अलबत्ता 1-2 आवारा कुत्तों ने भौंककर उनका इस्तकबाल किया था। शारिक एक गली में दाखिल होकर एक मकान के सामने रुक गया। उस मकान के दरवाजे के ऊपर 0 वाट का बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी बहरहाल इतनी थी कि दरवाजे पर लगी हुई नंबर प्लेट देखी जा सकती थी। साहिब खाना के नाम के नीचे गली का नाम और मकान नंबर भी लिखा हुआ था। शारिक आगे बढ़ गया और तीसरे मकान के सामने रुक गया और इधर उधर देखने के बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। शारिक के हिसाब से यही मकान होना चाहिए था। तीसरी मर्तबा दस्तक के जवाब में अंदर कोई दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और उसके फौरन ही बाद